हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु। करंट अफेयर 2026 के क्रॉनिकल समसामयिकी मैगजीन के जून 2026 के राज्य संबंधित आखिरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्य से संबंधित जून की जो क्रॉनिकल मैगजीन है उसके अंतिम रूप से राज्य के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सोंडाला गांव की स्वयं को जाति मुक्त घोषित करने की यह पहल भारतीय संविधान के किन मूल्यों पर आधारित है? किन मूल्यों पर आधारित है? तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता पर आधारित है। बंधुत्व पर आधारित है ऑप्शन नंबर ए। केवल धर्मनिरपेक्षता पर आधारित नहीं है, समाजवाद और अखंडता पर निर्धारित नहीं है, केवल न्याय पर आधारित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, सोंडाला गांव के इस सामाजिक सुधार के तहत किन सार्वजनिक स्थानों तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित की गई है? केवल मंदिरों तक, केवल स्कूलों तक, केवल जल स्रोतों तक, मंदिरों, स्कूलों और जल स्रोतों तक। कहाँ तक जो है वो सबकी समान पहुंच यानी सबको जाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंदिरों, स्कूलों और जल स्रोतों तक, यानी कि जहाँ से पानी पिया जा सकता है या जहाँ से पानी इस्तेमाल किया जाता है। सोंडाला गांव की की पंचायत द्वारा अन्य कल्याणकारी पहलों के तहत लड़कियों को किस कक्षा तक मुफ्त वर्दी व पुस्तकें प्रदान की जाएंगी? लड़कियों को किस कक्षा तक जो है वो, तो कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक, 12 तक या स्नातक तक, ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं। तो इसका सही जवाब है कक्षा 12 तक। स्कूल जो है वो जितना हमारा आखिरी होता है 12 तक, यानी कि तो कक्षा 12 तक जो है वो मुफ्त में जो है वो क्या दिया जाएगा? वर्दी और पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। वर्दी का मतलब है स्कूल की ड्रेस से। सोंडाला गांव में ग्राम पंचायत द्वारा किसी सामाजिक कार्य हेतु विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किस लिए प्रदान की जाती है वित्तीय सहायता? बाल विवाह रोकने हेतु, विधवा पुनर्विवाह हेतु, अंतरजातीय विवाह हेतु या कन्या भ्रूण हत्या हेतु। तो इसमें से किसके लिए दी जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका विधवा पुनर्विवाह हेतु, यानी कि अगर कोई विधवा है तो उसकी गृहस्थी को फिर से बसाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विधवा पुनर्विवाह हेतु जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस शहर में 23,555 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो शुभारंभ किया तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिलचर। सिलचर में जो है वो प्रारंभ किया। असम में उद्घाटित शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 22,864 करोड़ की लागत से किया जाएगा? क्या वो NH2 है, NH6 है, NH24 है या NH44 है? NH मतलब नेशनल हाईवे। तो इसका सही जवाब है NH6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि NHIDCL द्वारा विकसित किए जा रहे शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर होगी? कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर होगी? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 100.5 किलोमीटर, 150.2 किलोमीटर, 166.8 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 166.8 किलोमीटर, 166.8 किलोमीटर। यह नया हाइट स्पीड कॉरिडोर गुवाहाटी और सिलचर के बीच की यात्रा के समय को लगभग 9 घंटे से घटाकर कितना कर देगा? 9 घंटे से घटाकर कितना कर देगा? तो यह जो है अगर इसको देखा जाए तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है 5 घंटे। 9 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि रणनीतिक महत्व की दृष्टि से यह परियोजना एक्ट्स ईस्ट पॉलिसी एक्ट्स ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के किन पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगी? तो
नेपाल भूटान के साथ, चीन म्यांमार के साथ, बांग्लादेश और म्यांमार, या श्रीलंका और मालदीव। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश और म्यांमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही बात है, सही आंसर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण राजनयिक प्रयास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, अभी आप इसके बारे में पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री ने असम में कितने मेगावाट की लोअर कोपिल जल विद्युत परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है 120 मेगावाट। 120 मेगावाट का जो है वो उद्घाटन हुआ है। असम में कोपिल नदी बेसिन पर विकसित लोअर कोपिल जल विद्युत परियोजना का स्वरूप कैसा है? पंप स्टोरेज परियोजना जैसा है, रन ऑफ रिवर पन बिजली परियोजना है, थर्मल पावर परियोजना है, परमाणु ऊर्जा परियोजना है? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, रन ऑफ रिवर पन बिजली परियोजना इसका सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 163। लोअर कोपिल जल विद्युत परियोजना मध्य असम के किन स्वायत्ता जिला परिषद क्षेत्रों में स्थित है? कहाँ स्थित है ये? तो इसका देखेंगे तो ये आपका जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पश्चिम काबी, कोंगलोंग और दीमा हसाओ, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड APGCL द्वारा विकसित इस जल विद्युत परियोजना को किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो ये जो है कौन सी संस्था है इसमें देखा जाए तो वो संस्था है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। मेघालय पठार से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल होने वाली सबसे बड़ी दक्षिण तट की सहायक नदी है? कौन सी वह नदी है? तो वो नदी है आपकी कोपिली। कौन सी नदी है? कोपिली, ध्यान रखिएगा, कोपिली नदी है। ऐसी पनबिजली परियोजनाएं क्या कहलाती हैं जो बड़े जलाशय बनाए बिना नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है? जिससे पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो कम होता है, तो इसको बोलते हैं रन ऑफ रिवर परियोजना। इसमें एक चीज़ बता दिया गया ना कि प्राकृतिक नदी, बिना नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके, तो इसका मतलब रन ऑफ रिवर इसीलिए कहा जा रहा है कि नदी जो है वो अपने प्रवाह से चलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मार्च 2026 को असम ने अपने पारंपरिक जोहा चावल की 25 मीट्रिक टन की खेप किन 2 यूरोपीय देशों को निर्यात की है? किन 2 यूरोपीय देशों को जो है वो निर्यात की गई है? तो वो जो देश जो हैं जिनको निर्यात किया गया है वो हैं ब्रिटेन और इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य मंत्रालय के तहत किस संस्था और असम कृषि विभाग के सहयोग से जोहा चावल का यह निर्यात संभव हो सका है? तो एक तो बता दिया है कि असम कृषि विभाग है, और दूसरा पूछा है कि वो कौन सी संस्था है। इन चारों में से, इन चारों में कौन सी संस्था है वो?
तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एपीडा। अपनी विशिष्ट सुगंध, महीन दाने और बेहतरीन स्वाद के लिए प्रसिद्ध असम के जोहा चावल को किस वर्ष भौगोलिक उपदर्शन जीआई टैग प्राप्त हुआ है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो जीआई टैग इसको कब प्राप्त हुआ है? तो 2017 में इसको जीआई टैग जो है वो प्राप्त हुआ है। भारत में विशिष्ट भौगोलिक मूल और प्रतिष्ठा वाले उत्पादों को दिया जाने वाला जीआईसी टैग मुख्य रूप से किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? मुख्य रूप से किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999। वस्तु भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 पे आ गए हम लोग। 26 फरवरी 2026 को अटल इनोवेशन मिशन अटल इनोवेशन मिशन के तत्वाधान में देश का पहला राज्य नवाचार मिशन SIM किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। त्रिपुरा की सरकार के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। त्रिपुरा द्वारा लॉन्च किए गए राज्य नवाचार मिशन SIM, जिसको शॉर्ट में सिम बोल सकते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या नवाचार क्षमता को बढ़ाना है? बिल्कुल सही बात है। क्या उद्यमशील उपकरणों का समर्थन करना है? ये भी सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है? ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। त्रिपुरा के किस इनक्यूबेटर को अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC के रूप में नामित किया गया है, जो स्टार्टअप को मेंटरशिप व फंडिंग देगा? जो स्टार्टअप को मेंटरशिप और फंडिंग देगा। तो क्या इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है टी नेक्स्ट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की किस संस्था की एक प्रमुख पहल है? तो किस संस्था की एक महत्वपूर्ण पहल है? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग बिल्कुल इसका सही जवाब है। इसमें क्या था? नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति जो है वो को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत भागीदारी प्रमुख रूप से किस मॉडल पर केंद्रित है? किस मॉडल पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक निजी भागीदारी क्षेत्र अनुसंधान संस्थानों और निवेशकों के साथ पर जो है वो केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है ये। 176 में क्या कहा जा रहा है कि 8 मार्च 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का राज्य बजट पेश किया है? कितने रुपए का राज्य बजट जो है वो पेश किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4.48 ट्रिलियन, यानी कि रुपए में अगर देखा जाए तो 4.48 लाख करोड़ रुपए। कर्नाटक के 2026-27 बजट में राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है? राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है? तो राजकोषीय घाटा जो है वो 97,400
39 करोड़ GSDP का 2.295 जो है वो होगा। कितना है ये आपका 97,449 जो है वो करोड़ में है। कर्नाटक के बजट 2026-27 में महिला कार्यक्रमों और बाल कल्याण के लिए क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि आवंटित की गई है? तो राशि जो आवंटित की गई है वो क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 94,663 करोड़ और 63,135 करोड़। ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। कर्नाटक सरकार की शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति योजना आपको पता चल रहा होगा, शक्ति योजना नाम से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जिसके लिए रुपए जो है वो 5,300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो इसका क्या होगा? क्या महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देने के लिए, या महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने के लिए, छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, या महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए? तो इसमें से आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है, इसको गैस करना भी आसान हो सकता है। तो अगर आप शक्ति योजना को अगर देखेंगे कर्नाटक सरकार की जो है, तो उसका मेन जो था ये योजना, ये मुफ्त बस यात्रा के लिए है, ताकि महिलाओं को कहीं भी आने जाने में कोई समस्या ना हो। कर्नाटक बजट 2026-27 के तहत विश्व बैंक समर्थित रुपए 2,000 करोड़ के कार्यक्रम के जरिए कितने नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4,000 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। कर्नाटक सरकार द्वारा 2,033 करोड़ के निवेश से नई साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? नई साइंस सिटी की स्थापना जो है वो बेंगलुरु में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में की जाएगी। ऑप्शन ध्यान रखना है कि साइंस सिटी बेंगलुरु में खुलेगा। IISC ये देश का बहुत ही अच्छा संस्थान है। आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये है इसरो, ये इसका भी फुल फॉर्म बताइएगा। के सहयोग से बेंगलुरु में स्थापित किए जाने वाले ब्रेन जेड का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है इसका? फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका है बेंगलुरु रोबोटिक्स एंड AI इनोवेशन जोन। इसका सही फुल फॉर्म है। कर्नाटक के 2026-27 बजट भाषण के दौरान किस आयु वर्ग से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है? तो क्या उम्र है जिससे कम के लोगों पे जो है वो सोशल मीडिया प्रतिबंध करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 16 वर्ष से कम उम्र। 16 वर्ष से कम उम्र के लिए रखा गया। 6 मार्च 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गिरती प्रजनन दर से निपटने के लिए राज्य में दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 का वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? 25,000 का वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक 2.1 के प्रतिस्थापन दर के मुकाबले वर्तमान में राज्य की कुल प्रजनन दर TFR कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हुआ है? टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कुल प्रजनन दर। तो इसका सही जवाब है आपका लगभग जो है वो 1.5। आंध्र प्रदेश के जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत भारतीयों में केवल एक बच्चा जो है वो
एक बच्चा है, केवल एक बच्चा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 58%। ऑप्शन नंबर सी 58%। आंध्र प्रदेश में किस वर्ष के किस वर्ष के उस समय को बदलने पर विचार किया जा रहा है जिसमें 2 से अधिक बच्चों वाले को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान था। इसका सही जवाब होगा 2004। 2004 से किस किसी महिला द्वारा उसके संपूर्ण प्रजनन काल आमतौर पर 15 से 49 वर्ष के दौरान पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? औसत संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। इसका जिक्र अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हो चुका है। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक राज्य स्तरीय प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0 किस राज्य की है? किस राज्य की है ये? तो ये आपका बिहार का है, ऑप्शन नंबर डी, बिहार का जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 190 कहा जा रहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों की कुल प्रजनन दर TFR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? उत्तर प्रदेश में 2.7 जो है वो मिलान फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में भी जो है वो 2.6 है, राजस्थान में 2.4 है। तो आपका सभी सही है, तो उपयुक्त डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम प्रजनन दर TFR 1.1 किस राज्य की है? किस राज्य की है ये 1.1? तो ये आपकी जो है ये सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की है। चलिए अगला देखते हैं। 3 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हनुमान जो है वो लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, हनुमान, प्रोजेक्ट हनुमान जो है वो लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट हनुमान के तहत वन्य जीवों की आवाजाही को संभालने के लिए संवेदनशील जिलों में किन टीमों की तैनाती की जाएगी? किन टीमों की तैनाती की जाएगी? तो इसमें जो है वो इसका सही जवाब होगा रैपिड रिस्पांस टीम। रैपिड रिस्पांस टीम यानी RRT की तैनाती की जाएगी। प्रोजेक्ट हनुमान में मुख्य रूप से किन प्रजातियों के जानवरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? प्रोजेक्ट हनुमान में मुख्य रूप से किन प्रजातियों के जानवरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, हाथी, तेंदुआ और जंगली सूअर पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। मानव वन्यजीव संघर्ष तब होता है जब वन्य जीवों की ज़रूरतें मानव आबादी के साथ ओवरलैप कर सकती हैं। यानी जो वन्य के जीव हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर में आने लगते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जंगल को काट के शहर बसा दिया जाता है। तो उसका भी जो है तभी ये ओवरलैप की कंडीशन आती है। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? इसके मुख्य कारण जो है वो क्या होते हैं? तो जंगलों का सिकुड़ना, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हम जंगल को काटते जाएंगे और शहर बनाते जाएंगे तो जो जीव हैं उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए कम जो है वो जगह बनेगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। शहरी विस्तारीकरण, जाहिर सी बात है कि शहरी विस्तारीकरण करने के लिए यही किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन भी इसका प्रमुख कारण है, तो इसलिए उपयुक्त सभी इसके सही आंसर होंगे। हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल के वाणिज्य उत्पादन की शुरुआत को चिन्हित करने वाली माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ATMP सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के साणंद में।
ग्रामीण शासन व्यवस्था और अवसंरचना को मजबूत करने के लिए गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत किस गांव से की है? किस गांव से की है? तो यह गांव है भादरण से किया है। कहाँ से किया है? भादरण से किया। पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नत सूचकांक 2.0 में किस राज्य की ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा ने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए आरूकॉनी पहल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका संबंध मुख्य रूप से जो है वो ऑप्शन नंबर बी, पहला आदिवासी बाजरा आधारित फूड मेन्यू से है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 200 पे। विकसित भारत के लिए सुशासन में परिवर्तन विषय के साथ हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया इसका आयोजन? तो इसका आयोजन जो है वो आपका जम्मू में किया गया है। कहाँ किया गया? जम्मू में किया गया है। तो आज के इस वीडियो में ये था हमारे संपूर्ण राज्य का निचोड़ क्रॉनिकल मई मैगजीन के अंतर्गत। अगले वीडियो में हम लोग अन्य खबरों के साथ जो है वो मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।